साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं जो कि बेसिकली सेल सिग्नलिंग का पार्ट है, जहाँ पे हमने अभी तक 3 पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को सेल साइकिल के कवर कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के फर्दर अपडेट्स के बारे में, जैसे सेल सरफेस रिसेप्टर रिले सिग्नल वाया इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो ये मैंने आपको बता दिया है और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि जो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होंगे उनके रिसेप्टर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं और जो भी लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो सेल के अंदर आसानी से मूव करते हैं। तो आपका जो भी मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो एज अ फर्स्ट मैसेंजर काम करते हैं। तो जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाते हैं तो उनको एक सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता होती है, या उसके अलावा जब वो एक्टिव होते हैं तो सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। बेसिकली उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम गिनाए थे, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का जिक्र है साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम। ये आपको याद रखना होगा। जब ये एक्टिव होते हैं, चूंकि ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, साइटोसॉल में ये डिफ्यूज कर जाते हैं और फर्दर एक्टिवेशन करते हैं। इसके अलावा डैग जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे रहता है और वेरियस प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है। अब हम यहाँ पे फर्दर जो बात करते हैं कि जब प्रोटीन एक्टिव होती है तो उसको कोई भी एक सिग्नल चाहिए होता है जहाँ से वो एक्टिव होता है और वो किसी एक कंट्रोल में होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन, मतलब जब उनके जो भी उनका मेन ग्रुप होगा, मतलब जो भी उनके मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जब भी फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होगा, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और जब फॉस्फेट ग्रुप का रिमूव होता है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। हालाँकि इस बात में आपको ये भी याद रखना होगा कि बहुत सारे, जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सिग्नलिंग को पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे आप ऐसा भी पाएँगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो प्रो फॉस्फोराइलेशन के हटने पर एक्टिवेट होते हैं और जब फॉस्फेट लगता है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। बट मोस्टली क्या होता है, एक्सक्लूसिवली जो हम कह सकते हैं वो 90% केसेस में जो होता है वो प्रोटीन के एडिशन से वो एक्टिव होते हैं और प्रोटीन के रिमूव से वो इनएक्टिव होते हैं। तो जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जो भी एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं वो बेसिकली काइनेज फैमिली में बिलाई करते हैं। काइनेज फैमिली के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कोवेलेंटली ऐड करते हैं एक या दो फॉस्फेट ग्रुप को टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, और जो आपके फॉस्फेटेज होंगे वो उस ग्रुप को, फॉस्फेट को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी फॉस्फेट का अटैचमेंट होता है तो बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली जिनके पास OH ग्रुप होता है उसमें ये अटैचमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप उन अमाइनो एसिड को रिकॉल करेंगे जहाँ पे आपको OH ग्रुप मिलेगा, तो OH ग्रुप आपको सीरीन में मिलेगा, थ्रियोनीन में मिलेगा। इसके अलावा टायरोसिन जो होता है उसमें भी OH ग्रुप पाया जाता है। टायरोसिन जो है वो आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इस बात को आप याद रखेंगे। और इन ग्रुप्स का फॉस्फोराइलेशन होता है। इसके अलावा भी अगर आप बैक्टीरिया केस लेते हैं, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं तो हमारा सीधा ध्यान जो होता है वो जाता है कि जिन हम उस अमाइनो एसिड्स को रिकॉल करते हैं जिनके पास OH ग्रुप होता है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे आपका हिस्टिडीन मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया के केस में जब आप उसकी सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हिस्टिडीन का फॉस्फोराइलेशन होता है। इसके अलावा जब आप सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं वहाँ पे एस्पार्टिक एसिड अमाइनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो मैं फर्दर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी कि प्रोटीन काइनेज जो होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं और फॉस्फेटेज जो होते हैं वो उसको रिमूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता कैसे है? तो जैसे कि ये सिंपल सा प्रोसेस आपको दिखाया गया है यहाँ पे, सिग्नलिंग का जो ये प्रोसेस दिया हुआ है कि जब भी सिग्नल आता है, मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल है, ये ऑफ कंडीशन में पड़ा हुआ है, फिर ये ऑन हुआ। तो ये ऑफ ऑन की जो पोजीशन होती है वो फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होगा। अब इस ग्रुप को लगाने वाला जो एंजाइम है वो प्रोटीन काइनेज होगा। अब ये चूंकि फॉस्फेट ग्रुप का ऐड कर रहा है तो बेसिकली ये
जो होता है वो एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को लेगा और इस ग्रुप में ऐड कर देगा। इसके अलावा दूसरा जो होता है जीटीपी भी आपके जो होते हैं, दूसरी प्रोसेस होती है कि वो जीटीपी के बाइंड होने से भी एक्टिव होते हैं कुछ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली क्या होता है, जीटीपी के बाइंडिंग से क्या होता है, मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है आपका, वो ऑफ कंडीशन में है जब वो जीडीपी से बाइंड है, और जैसे ही उस पर जीटीपी का ऐड होता है वो मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है। तो ये 2 टाइप की इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन होती हैं जो मॉलिक्यूलर स्विचेस आपके पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि या तो कोई आपका प्रोटीन होगा जो फॉस्फेट ग्रुप के लगने पर ऐड हो रहा है, प्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप को लगाने वाला एंजाइम आपका काइनेज होगा, उसको रिमूव करने वाला एंजाइम फॉस्फेटेज होगा। आपका जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा वो किस मॉलिक्यूल से आएगा, वो एटीपी से आएगा, ठीक है? इसके अलावा जो आपका कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली ये जीटीपी जब उस पर ऐड होता है तब वो एक्टिव होते हैं, और जब वो जीटीपी रिमूव होता है तब वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर आप ये बात यहाँ पे और डिटेल से देखते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप जीटीपी के केस में अगर हम देखते हैं, तो आप इनिशियली देखेंगे कि ये आपका इनएक्टिव मोनोमेरिक जीटीपीएज़ है, ठीक है? तो ये जब एक्टिव होगा यानी कि जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट हुआ, तो कोई तो एक ऐसा प्रोटीन या कोई ऐसा मॉलिक्यूल इसको रिक्वायरमेंट है, जो इस जीडीपी को हटाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। आप इस तरीके से इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बेसिकली इन्वॉल्व होता है वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है। इसका जो पूरा नाम होता है वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इस प्रोसेस को एक्टिव करता है। और चूँकि आपको ये भी याद रखना है कि चूँकि सेल्स को जो सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा वो एक्टिव नहीं रहनी चाहिए। मान लीजिए कि सेल ग्रोथ का सिग्नल आया कि आपको ग्रोथ करना है, तो एक लिमिटेड टाइम तक ही तो ग्रोथ करना है। और आप जानते हैं कि जो कैंसर डिज़ीज़ होती है, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। तो इसी वजह से जब अगर सेल्स में इस प्रोसेस में किसी भी जगह पे अगर म्यूटेशन होगा और ये एक्टिव रह जाएगा, तो वो क्या होता है, कैंसर कॉज़ करता है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो होती हैं वो अल्टीमेटली जाके लिंक हो जाती हैं कैंसर से। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अगर ये जीटीपी फॉर्म में आया, अब इसको वापस से एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, जब इसने अपने सिग्नल को दूसरों तक पहुँचा दिया, सेल्स तक पहुँच गया, अब ये क्या होगा, मॉलिक्यूल ये इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इनएक्टिव करने का काम कौन करता है? इसको इनएक्टिव करने का जो काम करता है वो जीटीपीएज़ एक्टिवेटिंग फैक्टर होते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? बाकी आप इस चीज़ को यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, और इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएँगे, जिससे हम इसको फर्दर रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ से आप इतनी बातें याद रखेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। बेसिकली जीडीपी से जीटीपी में न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर इसको लाते हैं, और उसको जो रिमूव करने का काम करता है वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जीटीपीएज़ एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, और इसी आशा के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।